स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं मंगला रामचंद्रन जी की लिखी कहानी शेष अग्नि परीक्षा। इधर कुछ दिनों से वैदेही इसी तरह से महसूस कर रही है। रमन से मुलाकात के बाद वो कुछ असहज सा महसूस करने लगी है। मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती। कारण तो वह स्वयं भी ठीक से समझ नहीं पा रही है, पर यह स्थिति पिछले चंद महीनों में अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही है। रमन से वो पिछले 1.5 वर्षों से परिचित हुई। ना तो कोई पहली नज़र का प्यार वाला मामला था, ना ही ऑफिस में साथ काम करते हुए रोज मिलते रहने का सिलसिला। वेदही को तो ये भी याद नहीं आ रहा कि पहली बार रमन उसे कहाँ और किन हालत में मिला। अब सोचने पर लगता है कि शायद वो स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से निर्मित वातावरण नहीं था, तभी तो उसकी याद दिल में बसी हुई नहीं है। 26 वर्षीय वैदेही 2-2.5 वर्षों से इस बैंक में काम कर रही है। युवा, जहीन और आत्मविश्वास से लबालब भरी हुई अपना काम इतनी मुस्तैदी से करती कि आसपास के लोगों में भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती। उसके घर में माता पिता, भाई भाभी उसके व्यवहार और कार्यकुशलता से प्रभावित थे और वो उन सबकी लाडली ही थी। एक बड़ी दीदी जो वैदेही से 15 साल बड़ी थी, शादीशुदा थी। दीदी उसे बिल्कुल अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। उनकी स्वयं की बेटी और वैदेही में मात्र 4 वर्ष का अंतर था। वंदिता उसे मौसी तो बुलाती ही नहीं थी। कभी कभी दीदी का संबोधन भले ही दे दे। वंदिता और वैदेही की खूब घुट घुट कर बातें हुआ करती थीं। जब मिलते तब दोनों चिड़ियों की तरह चहचहाती रहती। जब दूर होती तो फोन पर बतियाती रहती। वंदिता के लिए वैदेही रोल मॉडल थी। मैं दीदी की तरह ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसी बनूंगी आदि उसके सूत्र वाक्य होने लगे। अपनी इस मनोदशा में वैदेही को लग रहा था कि दीदी और वंदिता से बातें करना जरूरी है। दीदी अनुभवी और धीर गंभीर स्वभाव की हैं। किसी भी समस्या का बात के हर पहलू को अच्छे से जांचे बिना कुछ नहीं कहती या करती। वहीं वंदिता वर्तमान पीढ़ी की प्रगतिशील विचारों की ऐसी युवती है जिसकी उम्र विवाह योग्य हो रही है। जब रमन की ओर से वैदेही का हाथ मांगा गया तो वैदेही के घर सबको बड़प्पन का एहसास हुआ। अपनी बेटी के गुणों की कद्र करने वालों का एहसान भी महसूस हुआ। जब आया हुआ रिश्ता स्वीकार लिया गया तो फिर रमन को वैदेही से मुलाकात करने का भी मानो लाइसेंस मिल गया। पहली बार जब वो वैदेही के ऑफिस पहुंचा तो वैदेही का ध्यान उसकी ओर गया ही नहीं। वो भी कतार में लग गया और जब उसकी बारी आई तो बजाय बैंक से लेन देन या कोई और काम बताने के बोला, मैं रमन कुमार आपसे। वैदेही को याद भी नहीं आता कि आगे उसने वाक्य किस तरह पूरा किया। रमन कुमार सुनते ही वो हड़बड़ा गई और समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दिया जाए। फिर स्वयं को सहेज कर सहजता लाने का प्रयत्न करती हुई बोली, जी बताइए क्या काम है आपको? बस आपसे मिलने आया हूँ। आप काम खत्म कर ले, कहीं चलकर बैठते और बातें करते हैं। रमन कुमार की विश्वास भरी आवाज ने वैदेही को प्रभावित नहीं किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे कतार में खड़े लोगों में कोई गलत धारणा ना बन जाए, इस डर से वैदेही अतिरिक्त सहज और दोस्ताना अंदाज में बोली, आप कुछ इंतजार कर लीजिए, मैं काम खत्म करके जल्दी ही आती हूँ। वैदेही को रमन का साथ भला लग रहा था, पर इसके बाद उसका जब तब असमय बैंक में मिलने आना ठीक नहीं लगता था। बैंक के सहयोगी भी धीरे धीरे ताने मारने लगे। ऊपर के अफसरों का भी थोड़ा डर लगा रहता था। आखिर वैदेही ने रमन को
एक दिन कह ही दिया कि बैंक में काम के समय वो नहीं आए तो अच्छा रहेगा। बैंक छूटने के बाद दोनों मिलते तो वैदेही को घर पहुंचते हुए रात हो जाती। हालांकि घर के सभी सदस्य प्रगतिशील विचारों के थे, पर रोज ही रात को देर हो जाने से वैदेही कुछ अटपटा महसूस करने लगी। आखिर उसने रमन को साफ साफ कह दिया, हम दोनों सप्ताह में किसी एक दिन रविवार या शनिवार को मिले, वो भी दिन ही दिन में, जिससे शाम तक मैं घर पहुंच जाऊं। छुट्टी के दिन मुझे खुद के भी कुछ काम निपटाने पड़ते हैं। रमन ने बड़ी नाटकीयता से कहा, जैसे भी हुजूर चाहे कहे वैसा ही होगा, पर हुजूर ये बताने की तकलीफ तो करे कि अब आपका खुद का अलग सा वो काम क्या है भला, जिसमें हम शामिल ना हो। वेदही ने उसकी इस बात को हल्के अंदाज में ही लिया और मुस्कुरा कर कहा, मुझे ही नहीं सभी को, यहाँ तक कि आपको भी कुछ व्यक्तिगत काम तो होते ही हैं। बहुत जल्दी ही वैदेही रमन के स्वभाव से कुछ असहजता महसूस करने लगी। वो तो ये समझा करती थी कि रमन उदार विचारों का बहुत ही भला और बड़े दिल वाला युवक है, पर चंद महीनों से उसकी बातचीत, हाव भाव सभी कुछ और ही इंगित करने लगे। कभी कभी तो वैदेही को लगता कि रमन उस पर अपनी मिल्कियत समझने लगा है। एक दो बार तो उसे लगा कि वो प्यार का हक जता रहा है, पर धीरे धीरे यह हक नियंत्रण रखने की तरह होने लगा। ऐसे हालात बनने लगे कि वैदेही चिंतित होने लगी। उसने अभी तक स्वाभिमान और आत्मविश्वास का पाठ ही पढ़ा और सीखा था। उसी के बल पर प्रगति करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर भी बनी। जब भी पति के रूप में किसी के बारे में सोचती तो भले ही चेहरा धुंधला और अस्पष्ट रहे, पर मित्रवत व्यवहार और पत्नी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने वाले एक भले सहयोगी के रूप में ही उसकी कल्पना करती। वैदेही की मानसिक दुविधा बढ़ती जा रही थी। रमन वैदेही के वेतन की जानकारी लेकर आगे की योजना बनाने लगा था। देखो वेदू, सबसे पहले तुम कार लोन ले लेना, तुमको भी कितना आराम हो जाएगा। ड्राइवर तो तुम्हारा ये दास शोफर रमन कुमार ही बन जाएगा। उसका यूं अंतरंगता से वेदू बुलाने लगना उसे शायद अच्छा भी लगता, पर आगे के वाक्य ने उसे चौंका भी दिया और अवचेतन में वो सचेत हो गई। वैदेही से कोई जवाब न पाकर रमन ने उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ा और असंतुष्टता की महीन जाली बुनते हुए देखा। तुरंत ही अपना सुर बदल कर बोला, कहाँ सोच में पड़ गई, मैं तो यूं ही कह रहा था, हम पहले तो हनीमून की प्लानिंग करेंगे। अब तक वैदेही मन ही मन कुछ निश्चय कर चुकी थी। उन दोनों के विवाह की तारीख 3 महीने बाद की तय हुई है। इससे पहले दीदी और वंदिता से मिलकर चर्चा करने का उसका निश्चय दृढ़ हो गया था। घर पर माँ बाप और भाई भाभी से बातें की और उसने इलाहाबाद के लिए 2 सप्ताह बाद के ट्रेन के टिकट बुक करवा लिए। अब उसे रमन का मिलने आना कुछ नागवार सा लगने लगा था। अभी से यदि वो वैदेही को और उससे जुड़ी चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है, तो विवाह के बाद किस हद तक जा सकता है, ये सोचकर वो घबरा गई। वैदेही ने अपने इलाहाबाद जाने के बारे में रमन को बताया ही नहीं। उसके जाने से 2 दिन पहले रमन उससे मिलने आया। वैदेही उसके सामने यूं भी कम ही बोलती थी, उस दिन तो वो एक तरह से गूंगी ही बनी रही। उस दिन रमन अधिक उत्साह में था और वाचाल भी बहुत था। वही लगातार बातें करता रहा। यह भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसका ध्यान वैदेही के मौन की तरफ गया ही नहीं। वेदू, सोच कर देखो, ये कितना अजीब है कि पिछले वर्ष हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अब देखो, अगले चंद महीनों में पति पत्नी बन जाएंगे। तब तक दोनों एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ भी हो चुके हैं। वरना किसी अजनबी के साथ सुहाग रात मनाने का सोचकर अजीब नहीं लगता।
अच्छा हुआ कि उसने वैदेही की चिंतित मुद्रा पर अधिक गौर नहीं किया और आगे भी कुछ ऐसी ही बातें बोलता रहा। अब तक वैदेही उकता भी गई और जाने को छटपटा रही थी। तभी रमन के मुख से एक ऐसी बात निकल गई कि वैदेही की दुविधा बिल्कुल ही समाप्त हो गई। मैं सोचता हूँ कि हमें बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तक बोर हो चुकी वैदेही के मुंह से निकला, मैं तो बहुत आगे का वैसे भी नहीं सोचती। जीवन में आज का महत्व मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज की घड़ी बता रही है कि बहुत देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। यह कहते कहते वो अपने पर्स को समेट कर खड़ी हो गई। चले जाना भाई, कुछ देर सवेर से इतना फर्क नहीं पड़ जाएगा, पर मेरे मन की आखिरी बात तो सुनकर जाओ। रमन अपनी आवाज में उत्सुकता का पुट मिलाकर इस तरह से बोला कि वैदेही ठिठक कर रुक गई और रमन के चेहरे की ओर देखने लगी कि ना जाने अब कौन सा बम फूटने वाला है। सच ही रमन के मुंह से निकला वाक्य छोटा मोटा बम ही था। वेदु, हम दोनों बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा जो हमारी खुशी में अड़चन पैदा करे। तुम भी इस बात से सहमत होगी, है ना? वैदेही से सकारात्मक जवाब पाने की उत्सुकता में टिकी रमन की निगाहें उसकी पीठ पर ही जम सकी, क्योंकि वैदेही बिना कुछ कहे ही निकल चुकी थी। काफी समय बाद वैदेही को रूई की तरह हल्कापन महसूस हो रहा था। दिमाग में कोई उलझन बाकी नहीं रह गई थी। रमन से रिश्ता तोड़ने के ख्याल से ही वो खुशी महसूस करने लगी। अब तो उसने फैसला ही कर लिया कि वो भले ही कुंवारी रह जाए, पर रमन से विवाह तो किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। बीच में एक दिन था और उसके अगले दिन का इलाहाबाद का टिकट था। उसे लगा कि भाभी को कम से कम अपनी मनोदशा और फैसले के बारे में बता देना चाहिए। उसी रात को उसने पिछले कुछ समय से रमन का जो व्यवहार था उसका खुलासा भाभी के सामने किया। भाभी चौंकी जरूर, पर उन्होंने यही कहा, गुड्डी, अच्छा हुआ अभी ही उस आदमी की प्रवृत्ति का अंदाजा लग गया, नहीं तो तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो जाता। मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ और रमन से छुटकारा पाने का रास्ता खोजते हैं। तब तक तुम दीदी के यहाँ 4 दिन रहकर कुछ तरोताजा हो जाओ और इसे बुरा सपना सोचकर भूल जाना। दीदी और भैया उसे गुड्डी ही बुलाते थे। भाभी को उसका नाम अच्छा लगता था, सो पूरा नाम लिया करती थी और सभी को कहती थी कि नाम को बिना बिगाड़े पूरा लिया करे। उनके मुंह से गुड्डी सुनकर वैदेही को लगा कि भाभी उसका रक्षा कवच है। इलाहाबाद दीदी के यहाँ पहुंचकर तो वो अपनी पुरानी मन स्थिति में आ चुकी थी। जीजा जी स्टेशन से उसे लेकर आए और दीदी से बोले, गुड्डी के चेहरे पर कितनी चमक और आत्मविश्वास का नूर बरस रहा है। मनोरमा दीदी ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पति से बोली, आप कहीं से नजर ना लगा देना। ये बातें सुनते हुए वंदिता बाहर आई और बोली, मेरी दीदी के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और आत्मनिर्भरता की रंगत। जीजा जी के ऑफिस चले जाने के बाद वैदेही ने दीदी को सारी बातें खुलकर बताई, साथ ही अपना फैसला भी सुना दिया। हालांकि दीदी ने कहा, गुड्डी ये बहुत बुरा हुआ, माँ बाप पापा को तो जैसे सदमा ही लग जाएगा, पर अगले ही पल बोल पड़ी, तू चिंता ना कर, तूने जो भी किया ठीक किया। शादी से पहले ही जो व्यक्ति इतना पजेसिव है, वो शादी के बाद तो तुझे गुलाम की तरह रखने लगता। मैं भाई से बात करती हूँ और उसे भी समझाती हूँ कि तुम एक बड़े हादसे से बचकर आई हो। वंदिता ने भी सारी बातें सुनी। वैदेही के विवाह में मौज मस्ती करने का जो उसका प्लान था वो चौपट होता देखकर थोड़ा मलाल जरूर हो रहा था, पर उसके खुराफाती दिमाग ने तुरंत फुरंत अपने पापा से कहकर पिकनिक का कार्यक्रम बनवा लिया। पहले भी 1-2 बार सीतामढ़ी जाने का कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी, पर कुछ जम नहीं पाया था।
इलाहाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर है सीतामढ़ी। सुबह सुबह शीतल हवा के झकोरे लेते हुए कार में चले गए। पहाड़ी पर बहुत ही बड़े हनुमान जी की प्रतिमा थी। सीता जी का मंदिर बाहर से इतना सुंदर और भव्य है, वहीं तीनों ओर से तमसा और गंगा नदी का पानी उसे और भी मनमोहक बना देता है। पास के तालाब में खिले असंख्य लाल कमल देखकर तो उन चारों का मन एक अकथ्य शांति और प्रसन्नता से भर गया। आखिर जीजा जी ही बोले, तुम लोग बस यही देखते रहोगे कि मंदिर के अंदर भी जाओगे? मंदिर के प्रथम तल में सजी धजी लाल रंग की साड़ी में सीता जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। उसे निहारने से दिल भरता ही न था। निचले तल में गिरवे वस्त्र में अवनी में समाहित होती हुई सिया की जीवंत मूर्ति यूं लग रही थी कि जैसे आंखों के सामने ही सिया भूमि में समा रही हो। वातावरण कुछ गमगीन और भारी हो गया था। वंदिता ने चुप्पी तोड़ी। भगवान राम सीता के प्रति कितने निर्दयी हो गए थे, तब भी सिया रानी हर जन्म में श्री राम को ही पति परमेश्वर के रूप में चाहती थी। महिलाएं सेंटिमेंटल होती हैं या कुछ मेंटल? दीदी बोली, वो जमाना तो कुछ अलग ही था। तब पुरुष भी मर्यादावान होते थे। आज की नारी पति की अवहेलना या उपेक्षा सहन नहीं करेगी। करे भी क्यों? जब दोनों समकक्ष हैं तो सहयोगी की तरह रहना चाहिए। वंदिता ही नहीं, उसके पापा भी दीदी के विचार जानकर जोर से कह उठे, वाह वाह। फिर वंदिता बोली, मम्मा, अब आप भी दीदी और मेरे क्लब में शामिल हो गई। अब हमारी ताकत बढ़ गई। वैदेही को लगा मानो उसके फैसले पर सही मुहर लग गई हो। उसे परम शांति का अनुभव हो रहा था। ये थी कहानी शेष अग्नि परीक्षा की प्रस्तुति। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।